लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाइशन फ्रोजन लेक के अंदर था, जहाँ पर उसने एक स्केयरबर्ड रैंक के सिल्वर ड्रैगन का शिकार किया था। लेकिन जब वो उसे खाने जा रहा था तब वहाँ पर गोल्डन क्रैब आ गया था, जो हाइशन के साथ उस शिकार को स्प्लिट करना चाहता था। हाइशन उसके साथ उस शिकार स्प्लिट करने के लिए मान जाता है। अब आगे हाइशन उस क्रैब के पास जाता है एंड उसे इशारों में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उस क्रैब को कुछ समझ नहीं आता है। इसलिए हाइशन फिर मार्किंग के जरिए उसे समझाता है कि उस शिकार का लगभग 60% हिस्सा हाइशन रखेगा एंड 40% वो क्रैब लेगा। क्रैब भी मान जाता है, जिसके बाद वो अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। क्रैब अपना हिस्सा लेकर वहाँ से उस अजीब से पत्थर के पास चला जाता है। इधर हाइशन वॉर एंजल के साथ उस सिल्वर ड्रैगन को खाना शुरू कर देता है। जब उसका पेट भर जाता है तब हाइशन ने सिल्वर ड्रैगन की बीच सोल का टाइप चेक करता है एंड उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि सिल्वर ड्रैगन की बीच सोल एक पानी की सवारी थी एंड अभी हाल फिलहाल हाइशन को उसकी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सब चीज़ें शॉर्ट हो चुकी थी। हाइशन के मन में उस अजीब से पत्थर के लिए क्यूरोसिटी जागती है। इसी को शांत करने के लिए हाइशन उस पत्थर के पास जाता है एंड उसे ध्यान से देखने के बाद हाइशन ये तो समझ गया था कि ये एक पत्थर तो नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ चेक कर पाता, अचानक से वहाँ पर वो गोल्डन क्रैब आ जाता है। क्रैब को देखकर हाइशन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर इस चीज़ को नुकसान पहुँचाने नहीं आया है, लेकिन क्रैब को हाइशन की भाषा समझ नहीं आती है एंड वो गुस्से में आकर हाइशन पर हमला करने लगता है। शायद उस अजीब सी चीज़ की रक्षा कर रहा था एंड हाइशन को वहाँ पर देखकर उसे ऐसा लगा था कि हाइशन इस चीज़ को नुकसान पहुँचाने वहाँ पर आया है। खैर, उस क्रैब से थोड़ा दूर आने के बाद हाइशन सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो किस तरह उस अजीब सी चीज़ को एक्सप्लोर कर सकता है। थोड़ा सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जल्दी से अपने पास मौजूद सिल्वर ड्रैगन की बची कुची बॉडी को एक रस्सी से बांधकर लटका देता है एंड छिपकर ये सब देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वो क्रैब वहाँ पर आता है एंड उस सिल्वर ड्रैगन को हासिल करने की कोशिश करने लगता है। क्रैब उस अजीब सी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका था। ऐसे में हाइशन के पास अच्छा मौका था उस अजीब सी चीज़ को एक्सप्लोर करने का। यही सोचकर हाइशन भागते हुए उस अजीब सी चीज़ के पास पहुंच जाता है। वो सोच में पड़ गया था कि आखिर ये अजीब सी चीज़ क्या है, पर थोड़ी देर में उसे समझ आ गया था कि एक शिप है। हाइशन सोचने लगता है कि क्या उसे इसके अंदर जाना चाहिए एंड थोड़ी देर बाद फाइनली उसके अंदर एंटर कर जाता है। वो शिप के अंदर आगे बढ़ने लगता है। 2 से 3 मिनट तक आगे बढ़ने के बाद हाइशन शिप के सेंटर में पहुंच गया था। वहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था। हाइशन उस बॉक्स को देखकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये बॉक्स क्या है। कहीं इसके अंदर पायरेट्स का कोई खजाना या उनका कोई श्राप तो नहीं है। हाइशन इस बॉक्स के बारे में कुछ नहीं जानता था। ऐसे में इसे खोलने में खतरा हो सकता था, इसलिए वो जल्दी से स्नो प्रिंसेस को बाहर बुलाता है एंड उसे बॉक्स खोलने के लिए कहता है। स्नो प्रिंसेस आगे जाती है एंड उस बॉक्स को खोलती है, लेकिन बॉक्स खुलने के बाद भी वहाँ पर कुछ नहीं होता है। बॉक्स खुल चुका था, इसलिए हाइशन जल्दी से बॉक्स के अंदर देखता है, लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सुंदर स्पिरिट लेटी हुई थी जो शायद सो रही थी। ये स्पिरिट देखने में किसी जलपरी जैसी थी। हाइशन उसे वहाँ पर देखकर सोच में पड़ गया था कि आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वो देखता है कि उस स्पिरिट का स्पिरिट स्टोन वहीं पर रखा है, पर अब उसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ आने लगी थी। वो समझ गया था ये शिप एक शेल्टर है एंड शायद ये लड़की इस शेल्टर की मालिक है। वो अपने ख्यालों में गुम था ही तभी उसे क्रैब के लौटने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो आवाज़ें सुनते ही हाइशन जल्दी से उस स्पिरिट की स्पिरिट स्टोन को उठाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो गोल्डन क्रैब आ जाता है, जो जब हाइशन को वहाँ पर देखता है तो गुस्से में पागल हो जाता है एंड हाइशन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन हाइशन उससे अपनी जान बचाकर भागने लगता है।
इधर इतनी देर में वो मर्मेड स्पिरिट भी जाग गई थी। जागते ही वो अपने सामने के नज़ारे को देखती है। उसके सामने एक बड़ा सा गोल्डन क्रैब था जो एक इंसान को मारने उसके पीछे पड़ा हुआ था। ये देखकर वो स्पिरिट जल्दी से क्रैब को रुकने का इशारा करती है एंड उसका ऑर्डर मिलते ही क्रैब अपनी जगह पर रुक जाता है। वहीं ये देखकर हाइशन राहत की सांस लेता है। क्रैब को रोकने के बाद वो स्पिरिट जल्दी से हाइशन के पास आती है एंड कहती है, मैं सी प्रिंसेस मास्टर को अपनी लॉयल्टी ऑफर करती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं उनकी सबसे वफादार सर्वेंट बनूंगी। ये सुनकर हाइशन खुश हो जाता है एंड जल्दी से उस स्पिरिट का स्पिरिट स्टोन उसके माथे के अंदर डालकर उस स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। वो स्पिरिट हाइशन के कंट्रोल के अंडर आ चुकी थी एंड अब से वो हाइशन की सर्वेंट बन चुकी थी। लेकिन जब गोल्डन क्रैब देखता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है एंड वो हाइशन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। ये देखकर हाइशन जल्दी से मर्मेड स्पिरिट को बाहर बुलाता है एंड उससे कहता है, जाओ जाकर इस क्रैब को मार दो। लेकिन ये सुनकर वो मर्मेड स्पिरिट कहती है, मास्टर मैं इस क्रैब को मार नहीं सकती हूँ। तो हाइशन कहता है, क्यों? आखिर तुम उसे क्यों नहीं मार सकती हो? तो मर्मेड कहती है, क्योंकि मास्टर मेरे पास कोई फाइटिंग एबिलिटी नहीं है, ऐसे में मैं इसके साथ फाइट नहीं कर सकती हूँ। तो हाइशन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी एबिलिटी क्या है, तुम क्या कर सकती हो? तो वो मर्मेड स्पिरिट कहती है कि मैं इस शेल्टर को कंट्रोल कर सकती हूँ। ये शेल्टर क्रिस्टल पैलेस है, इसे कंट्रोल कर कर हम इसे समुद्र में कहीं भी ले जा सकते हैं। आप इसे एक तरह की वॉर मशीन समझ सकते हैं जो समुद्र के अंदर ऑपरेट होती है। ये सुनकर हाइशन खुश हो गया था क्योंकि उसके पास एक इंडिस्ट्रक्टेबल शेल्टर आ गया था जिसे उस समुद्र के अंदर कहीं भी मूव कर सकता था। वो किसी तरह उस क्रिस्टल पैलेस से बाहर आ जाता है एंड मर्मेड स्पिरिट से कहता है, चलो अब जल्दी से उस क्रिस्टल पैलेस को कंट्रोल कर कर मेरे पास लेकर आओ। हम इस क्रिस्टल पैलेस के साथ समुद्र से बाहर निकलेंगे। लेकिन ये सुनकर वो मर्मेड स्पिरिट कहती है, सॉरी मास्टर, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो हाइशन गुस्से में कहता है, पर अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हारी एबिलिटी इस क्रिस्टल पैलेस को कंट्रोल करना है। तो इस पर मर्मेड स्पिरिट कहती है, हाँ मेरी एबिलिटी क्रिस्टल पैलेस को कंट्रोल करना है, लेकिन अगर मुझे इस क्रिस्टल पैलेस को कंट्रोल करना है तो उसके लिए मुझे इसकी कंट्रोलिंग सीट पर बैठना होगा। इसके अलावा मैं और किसी तरह से इसे कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर हाइशन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। आज लकीली उसे एक रॉयल स्पिरिट तो मिली थी, लेकिन वो किसी काम की नहीं थी क्योंकि ना ही तो वो फाइट कर सकती थी एंड ना ही अपनी एबिलिटी का यूज़ कर सकती थी। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इसलिए वो मर्मेड स्पिरिट को वापस ले लेता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो फ्रोज़न लेक से बाहर जाएगा क्योंकि हाल फिलहाल तो उसके पास ऐसा कोई तरीका नहीं था जिसके ज़रिए वो गोल्डन क्रैब को मार सके एंड क्रिस्टल पैलेस हासिल कर सके। यही सोचकर हाइशन सिल्वर ड्रैगन का यूज़ करते हुए फ्रोज़न लेक से बाहर आ जाता है। बाहर आकर हाइशन राहत की सांस लेता है। गोल्डन क्रैब से उसकी जान बच गई थी, साथ ही साथ वो ब्लैक गॉड शेल्टर से काफ़ी दूर आया था। इस वजह से वो यहाँ पर सेफ था, पर उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने दुश्मन ब्लैक गॉड को मार कर रहेगा क्योंकि ब्लैक गॉड ने उसे मारने की कोशिश की थी, वो भी बिना वजह। इस वजह से वो हाइशन की दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो गया था। लेकिन सबसे पहले उसे ब्लैक गॉड के बारे में और जानना था। इस वजह से वो वहाँ से स्टारविल शेल्टर आ जाता है एंड सीधा जाकर लीजिंग से मिलता है एंड उससे ब्लैक गॉड के बारे में पूछता है। तो इस पर लीजिंग उसे बताता है ब्लैक गॉड एक बहुत ही पावरफुल इवॉल्वर है एंड उसकी फिटनेस 120 से भी ज़्यादा है, लेकिन सबसे खतरनाक उसे उसकी जो चीज़ बनाती है वो उसकी फिटनेस नहीं है, बल्कि उसके पास मौजूद एक पावरफुल ब्लेड टेक्निक है। इसे वाइन ब्लेड कहा जाता है। वाइन ब्लेड एक बहुत ही पावरफुल ब्लेड टेक्निक है, लेकिन वो कहाँ से आई है इस बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। भले ही लीजिंग वाइन ब्लेड के बारे में कुछ नहीं जानता था,
लेकिन हाइंशन ज़रूर जानता था। उसे याद था जब वो पिछली बार टैंगजेन से मिला था, तब टैंगजेन ने उसे अपनी फैमिली की एक खास टेक्निक के बारे में बताया था एंड उसका नाम भी वाइंड ब्लेड ही था। हाइंशन सोच में पड़ जाता है, क्या टैंगजेन और ब्लैक गॉड किसी तरह आपस में जुड़े हुए हैं? हाइंशन के पास अपने सवालों का जवाब नहीं था। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो इस बारे में टैंगजेन से बात करेगा। वो वहाँ से रोका प्लेनेट लौट आता है, जहाँ पर वो यैनरेन से मिलता है, लेकिन यैनरेन के साथ एने थी, जो यैनरेन के साथ फेविकॉल की तरह चिपकी हुई थी एंड उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। इस वजह से हाइंशन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, लेकिन एने एक ड्यूक थी, ऐसे में हाइंशन उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता था। यैनरेन से मिलने के बाद हाइंशन सीधा टैंगजेन को कॉल लगाता है। टैंगजेन उसे देखते ही हंसते हुए कहता है, हाइंशन, तुम तो अच्छी लाइफ जी रहे हो भाई। तुम अभी के लिए डफने पर हो एंड वहाँ पर तुम्हारे साथ तुम्हारी सुंदर गर्लफ्रेंड भी है। या हमें देखो, हम बेचारे फ्रंट लाइन पर हैं, जहाँ पर हमारी रोज़ शुरा के साथ फाइट होती है एंड हम लोग रोज़ ज़िंदगी और मौत का सामना करते हैं। ये सुनकर हाइंशन शॉक में चला जाता है एंड उससे सवाल करते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारी फैमिली का बैकग्राउंड तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ऐसे में आखिर तुम लोग फ्रंट लाइन पर क्या कर रहे हो? अपने बैकग्राउंड के साथ तो तुम्हें कभी भी बैटलफील्ड पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इस पर टैंगजेन निराशा के साथ कहता है, ये आइडिया असल में लिन फैंग का था। उसने कहा था कि अगर हम शुराज के साथ जाकर फाइट करेंगे तो इससे हमारी कॉम्बैट एबिलिटी और ज़्यादा अच्छी होगी एंड हम लोग और ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने उसकी बात मानकर कितनी बड़ी गलती कर दी। खैर ये बताओ, आखिर तुमने इतने दिनों बाद मुझे कॉल क्यों किया? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? तो इस पर हाइंशन कहता है, क्या तुम ब्लैक गॉड के बारे में जानते हो? लेकिन ब्लैक गॉड का नाम सुनते ही टैंगजेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है एंड वो गुस्से के साथ कहता है, हाइंशन, अगर फ्यूचर में तुम्हें मौका मिले तो किसी भी तरह इस ब्लैक गॉड को मार देना। ये ब्लैक गॉड बहुत ही कमीना इंसान है। असल में ये जो वाइंड ब्लेड है वो मेरी फैमिली को बिलोंग करती है, लेकिन हमारी फैमिली में आज से कुछ सालों पहले एक डिस्प्यूट हुआ था एंड उसी का फ़ायदा उठाकर ब्लैक गॉड ने टेक्निक हमारी फैमिली से चुरा ली थी। अगर तुम्हें फ्यूचर में मौका मिले तो तुम उसे जान से मार देना। ये सुनकर हाइंशन राहत की सांस लेता है, लेकिन ये देखकर टैंगजेन उससे पूछता है, आखिर तुम राहत की सांस क्यों ले रहे हो? तो इस पर हाइंशन कहता है, मुझे लगा कि ब्लैक गॉड और तुम किसी तरह रिलेटेड हो, इस वजह से मैं थोड़ा परेशान हो गया था कि कहीं अगर मैं उसे मार दूंगा तो इस बात से तुम नाराज़ ना हो जाओ। तो इस पर टैंगजेन कहता है, हाइंशन मेरे भाई, तुम बस एक बार उसे मार दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं खुद तुम्हें ट्रीट दूंगा। तो इस पर हाइंशन कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे ब्लैक गॉड को मारना है तो उसके लिए मुझे वाइंड ब्लेड को और ज़्यादा समझना होगा। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? इस पर टैंगजेन मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों जल्दी से वर्चुअल कैंप पर लॉग इन करते हैं। लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने फैक्टर्स को अलाउ नहीं किया था, क्योंकि टैंगजेन नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली की टेक्निक दोबारा से लीक हो जाए। टैंगजेन कहता है, हाइंशन, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हमें जल्द से जल्द प्रैक्टिस शुरू कर कर ख़त्म करनी होगी। इस पर हाइंशन सिर हिला देता है एंड वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। टैंगजेन हाइंशन पर हमला करते हुए कहता है, हाइंशन, वाइंड ब्लेड का ब्लेड असल में गायब नहीं होता है, बल्कि उसकी स्पीड की वजह से अपोनेंट को ऐसा लगता है कि वो ब्लेड गायब हो चुका है। ये कहकर वो हाइंशन पर हमला करता है। हाइंशन उसे ब्लॉक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है एंड वो अटैक हाइंशन को लग जाता है, जिसके बाद वो दोनों लगातार फाइट करना शुरू कर देते हैं। इस फाइट के दौरान टैंगजेन हाइंशन पर कई सारे हमले करता है। हाइंशन उन सभी हमलों को डॉज करने की या ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में भी जाता था उस डायरेक्शन में ही वाइंड ब्लेड आ जाया करता था एंड इससे पहले कि हाइंशन कुछ कर पाता, वाइंड ब्लेड उसे लग जाया करता था एंड हाइंशन बुरी तरह से घायल हो जाया करता था। उनकी ये फाइट काफ़ी देर तक चलती है
लेकिन एक बार भी हानशन टैंगजियान को टच तक नहीं कर पाता है। हानशन इस फाइट से बुरी तरह से थक चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वो वाइन ब्लेड को देख ही नहीं सकता है तो आखिर वो किस तरह उसका सामना करेगा। एंड इस चीज़ ने उसे हद से ज़्यादा परेशान कर दिया था। वो थका हारा वहाँ पर लेटा ही था, तभी अचानक से उसके पास कॉनक्यूबाइन का कॉल आता है। हानशन पहले तो उसे रिजेक्ट करना चाहता था, लेकिन फिर कुछ सोचकर हानशन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।